हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया बढ़िया होगा। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अपने आखिरी लेक्चर में हैं। ठीक है, आज हम आखिरी लेक्चर होगा हमारा आपका। तो समझिए, पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपकी ईएम वेव का बिहेवियर पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। जैसे आपने कहा था कि हमारी ईएम जब फ्री स्पेस में चलती हैं तो आपने कहा था नेचर ट्रांसवर्स का होगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। फिर आपने कहा जब आइसोट्रॉपिक मीडियम में जाएंगे तो वहां पर आपने देखा कि आपका जो इनकी स्पीड हो गई वो लाइट की स्पीड से कम हो गई थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हमने ईएम वेव्स के पढ़े थे। आज हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जब आपकी ईएम वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करें तो उनके जो आपके फील्ड वेक्टर्स हैं वो आपके चेंज होंगे, कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूअस होंगे, उस पर पढ़ना है। तो देखिए, जब आपकी ईएम वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस समय क्या होता है, पहला ध्यान रखेंगे कि आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा डी का वो डिसकंटिन्यूअस होगा और बराबर किसके होगा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। तो दैट मीन्स मतलब क्या होगा, D1 माइनस D2 ये बराबर किसके होगा भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। नंबर दूसरा ध्यान रखें कि द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। V1 इज इक्वल टू आपका V2। तीसरा, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल component of E is continuous। ठीक है, E का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका होगा वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अक्रॉस द इंटर, ये सब घटना कहाँ होगी, एक इंटरफेस पे होगी। कि आपका E1 आपका जो बराबर होगा ये E21 के बराबर। तीसरा, चौथा आपका क्या होगा, चौथा और लास्ट आपका क्या होगा कि अब इसमें दो होगा कि आप जो इंटरफेस की बात कर रहे हैं अगर वो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ठीक है, अगर क्या होगा इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगी तो आपका जो H1 बराबर माइनस H21 होगा ये आपका चार्ज करंट डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, ये तो तब होगा। लेकिन अगर टेंजेंशियल, ये नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपका H1 जो आपका H का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। ये पहली केस है। ठीक है, दूसरी केस क्या है कि अगर आपका क्या हो गया कि मान लीजिए आपके मीडियम की जो कंडक्टिविटी है वो फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट कंडक्टिविटी का है तो आपका जो H ये बराबर किसके हो जाएगा, H2, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखेंगे इसमें दो केस की बात कर रहा है कि जब आपको पढ़ना होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे HT माइनस H2T बराबर किसके होगा, J, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट्स आपके डिसकंटिन्यूअस होंगे अगर आपके मीडियम जो इंटरफेस है अगर वो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का है, अगर फाइनाइट कंडक्टिविटी का है तो कंटिन्यूअस हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका आर्टिकल हम आपको नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल तो आपको करना नहीं है, आपको याद रखना है तो याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे अब ये इतना आपका हो गया कि आपकी ईएम वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसके इंटरफेस पे क्या होगा। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि पोटेंशियल्स ड्यू टू टाइम फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए आपके पोटेंशियल्स क्या होंगे, अगली आर्टिकल हमारी है।
तो अब अगर आपको याद हो, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए फॉर, हेडिंग ध्यान रखें क्या है, अब पोटेंशियल फॉर्मुलेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा फिजिक्स का तो उसमें ये पूछा जाता है थोड़ा सा। अब अगर आपको याद हो कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए आपने सॉल्व किया था तो आपने लिखा था क्या, कर्ल ऑफ ई ये बराबर होता था 0 के। ठीक है, तो फिर आपने क्या लिखा था, अगर किसी वेक्टर का आपका कर्ल 0 होता है तो आप उसको लिखते हो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ V, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए था। फिर आपने कहा था फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए आपको क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी को आपने B को डिफाइन किया था तो B आपका आया था कर्ल ऑफ E। ठीक है, ये आपका था, ये आपने दोनों निकाले थे, ये दो रिजल्ट्स आपके पास थे, नोन है किसके लिए, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए था और ये आपकी मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए था। ठीक है, जब टाइम बेरिंग फील्ड के लिए आप देखोगे तो ये आपका वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये आपका रिजल्ट वैलिड होगा, ये वैलिड है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है कि पोटेंशियल फॉर्मुलेशन फॉर टाइम बेरिंग फील्ड। अब टाइम बेरिंग फील्ड के लिए आपको याद हो तो आपने कहा था कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो किसका फंक्शन होती है, टाइम का, और करंट डेंसिटी भी आपकी जो होती है वो भी आपका टाइम का फंक्शन होती है। इसका मतलब आपका जो स्केलर पोटेंशियल V होगा ये भी आपका टाइम का फंक्शन होगा, और आपका जो वेक्टर पोटेंशियल A होगा ये भी टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि पोटेंशियल फॉर्मुलेशन करनी है फॉर टाइम बेरिंग फील्ड के लिए। ये तो आपको हमने याद करने के लिए बता दिया कि आप याद रखेंगे कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए E आपका ये डिफाइन था, B आपका ये डिफाइन था। ठीक है, ये रिजल्ट आपका टाइम बेरिंग फील्ड के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन दूसरा रिजल्ट आपका टाइम बेरिंग फील्ड के लिए वैलिड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। अगर मैक्सवेल के जनरलाइज फॉर्म की बात करें, द मैक्सवेल इक्वेशंस आर, द मैक्सवेल इक्वेशन आर, मैक्सवेल के इक्वेशन क्या क्या है भैया, पहला आपका है डाइवर्जेंस ऑफ E, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। थर्ड आपका क्या है, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल T। और लास्ट चौथा आपका क्या है, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू, ये आपका बराबर होगा म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T। ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस थे, जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, आप किसी भी आपकी जब EM वेव्स आपके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती थी तो उनके बिहेवियर्स को आपने पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने कहा कि फॉर टाइम बेरिंग फील्ड, फॉर टाइम बेरिंग फील्ड, टाइम बेरिंग फील्ड के लिए क्या होगा, टाइम बेरिंग फील्ड की अगर आप बात करो तो आपने कहा था कि सेकंड इक्वेशन से लेके मैक्सवेल के क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो उसको आप कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A। ठीक है,
कर्ल ऑफ है, इसको इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ये आपका 5 हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में आपका क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल टी, और ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ये आपका खींच के इधर लगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ ई प्लस, अब स्पेस और टाइम दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, तो आप इसको कर दीजिए कर्ल ऑफ ई डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। अभी आपने कहा किसी वेक्टर का अगर कर्ल 0 हो गया तो कैसे लिखा जाएगा, वो डाइवर्जेंस से लिखा जाता है। तो ई प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी हो जाएगा। तो ई आपका यहाँ पे जो डिफाइन होगा वो क्या डिफाइन होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, अगर आपकी टाइम वेरिंग फील्ड होगी, ठीक है, तो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए आपका ई ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए आपको याद हो तो ई आपका क्या था, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यही तो था। लेकिन अगर आपका क्या होगा, अगर टाइम वेरिंग फील्ड है तो ई आपको ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे। इस पे भी बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है कि फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए बी निकाल के दे दीजिए या ई निकाल के दे दीजिए। ठीक है, तो ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जब निकालनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना होगा, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 6 हम दे देते हैं। ठीक है, अब अगर क्या होगा, ये फार्मूले ध्यान रखें कि अगर आपको V और A गिवन होगा, मतलब स्केलर पोटेंशियल, और अगर आपको वेक्टर पोटेंशियल गिवन होगा, तो आप इजीली E और B को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इफ V and A are given, we can easily calculate V and E, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर यहां से देखें तो आपके पास क्या होंगे, यहां पर 6 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स ई एक्स ई वाई ई जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, 6 अननोन हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स ई एंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ बी। ठीक है ना, हमें तीनों को अलग अलग, मतलब 6 कंपोनेंट जो होंगे सबको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखने जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ V and A। देखिएगा, मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ किसके, V and A, B और A के टर्म में। तो मैक्सवेल के फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गिवन है आपको। E अभी आपने कैलकुलेट किया है, क्या लिखा था E आपका आया था माइनस ग्रेड ऑफ V माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इसी को अप्लाई करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेबुला डॉट नेबुला, ये आपका हो जाएगा माइनस नेबुला स्क्वायर बी। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, नेबुला डॉट ए
लिख सकते हैं ऐसा, चूंकि आपने पढ़ा है, हमने बताया है स्पेस और टाइम आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ये आपका हो जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से आप माइनस अगर कॉमन करना है तो आपका नेबुला स्क्वायर बी प्लस डेल अपान डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस रो अपान, ये आपका ये इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो फॉर स्टैटिक फील्ड की अगर हम बात करें, फॉर स्टैटिक थोड़ा सा एक शॉर्ट रिजल्ट याद रखें। स्टैटिक फील्ड के लिए डेल ए अपान डेल टी आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ए आपका जीरो होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, नेबुला स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद होगा आपको, ये पॉइसन इक्वेशन आपका है, ये जनरलाइज फॉर्म है फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। अगर आपको याद है तो आप इसको लिए क्या कर सकते हो, स्टैटिक फील्ड के लिए निकाल सकते हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक इक्वेशन ये आप याद रखेंगे, ये जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, इक्वेशन ये हो गया। दूसरा देखें, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपका क्या था, कर्ल ऑफ ए, नहीं सॉरी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू आपका क्या था, म्यू नॉट जे प्लस आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बी और ई की वैल्यू यहां पुट करिए, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी। ई की वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू आपकी क्या थी भैया, ई की वैल्यू आपकी है माइनस ग्रेड ऑफ बी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आपका है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेबुला ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस नेबुला स्क्वायर ए इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट जे प्लस मल्टीप्लाई कराइए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस, देखिए ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इसी को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, फिर माइनस ये इधर जाएगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए अपॉन डेल टू। ठीक है, सबको इधर खींच लाइए, लेफ्ट साइड में ले लीजिए। तो ये आपका जो बचेगा, देखिए जो टर्म जिसके साथ है वो ले लीजिए, आपका ग्रेडियंट ऑफ टर्म को इधर ले लीजिए पहले, आपका क्या हो जाएगा, नेबुला स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए अपॉन डेल टी टू माइनस ग्रेड का क्या बचेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये माइनस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द जे। ठीक है, ये पहला वाले को क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2
1 and 2 contains all information of Maxwell. ठीक है, जैसे आप मैक्सवेल के 4 इक्वेशन इस्तेमाल करते थे जब आप V और स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की बात करोगे तो आपको 2 इक्वेशन लगाने होंगे। कौन के? इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब अगर आप मैक्सवेल के चारों इक्वेशन का इस्तेमाल करते तो आपके पास 6 अननोन्स थे। कौन कौन से? Ex, Ey, Ez और आपका Vx, Vy, Vz, 6 अननोन थे। लेकिन यहाँ पर जब आप इस्तेमाल इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 का करेंगे तो आपको 4 अननोन मिलेंगे। कौन सा? एक V होगा और Ax, Ay, Az, तो आपका इक्वेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, इजिली आपसे हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा देखने में टफ लगता है, बाकी है बहुत आसान ये, ठीक है। गेज ट्रांसफॉर्मेशन, गेज ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या मानने जा रहे हैं कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के लिए हम आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 2 सेट्स मान लेट 2 सेट्स ऑफ पोटेंशियल्स, 2 सेट्स ऑफ पोटेंशियल्स। एक पहला सेट है V और A, दूसरा सेट है आपका V डैश A डैश, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम, ठीक है। फॉर सेम ए और बी के लिए हम 2 आपके क्या मानने जा रहे हैं भैया? 2 हमने पोटेंशियल्स के सेट लिए, ठीक है। तब क्या होगा? तो आपका जो V डैश डिफाइन होगा, V डैश आपका डिफाइन होगा, पहले A डैश डिफाइन करते हैं। A डैश आपका जो होगा वो A प्लस अल्फा मान लिया हमने, V डैश आपका होगा V प्लस बीटा, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये अल्फा और बीटा 2 अननोन टर्म्स हैं, ये क्या होंगे। तो अभी आपने कहा कि दोनों के लिए, दोनों पोटेंशियल्स का सेट के लिए E और B बराबर होंगे, तो से B डैश इज इक्वल टू B के, ठीक है। अब B के लिए क्या निकालेंगे? कर्ल ऑफ A डैश बराबर किसके होगा? कर्ल ऑफ A के, दोनों बराबर होंगे। कर्ल ऑफ A की वैल्यू आपने लिखी है, ए आप A डैश डिफाइन किया है तो A डैश डिफाइन कर दीजिए। क्या हो जाएगा? A प्लस अल्फा इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा जाएगा? कर्ल ऑफ A प्लस कर्ल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, ठीक है। कर्ल ऑफ A से कर्ल ऑफ A कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा कितना? कर्ल ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। अब आपको याद हो कि अगर अल्फा किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल 0 हो गया तो किसके बराबर लिखा जाता है? ग्रेडियंट होगा, तो हमने अल्फा को मान लिया ग्रेड ऑफ लैम्डा, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और बीटा कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने कहा है कि E डैश किसके बराबर होगा? E के, और E आपका क्या डिफाइन होता है? E आपका डिफाइन होता है माइनस ग्रेड V माइनस डेल A अपॉन डेल T, और ये बराबर किसके होगा?
माइनस ग्रेड वी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी, दोनों वैल्यूज रख दीजिए उठा के, माइनस ग्रेड वी प्लस बीटा माइनस डेल ई अपॉन डेल टी, ई डैश के स्थान पे आप रख दें, क्या होगा ए प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ वी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, माइनस ग्रेड ऑफ ई माइनस ग्रेड ऑफ बी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, और आपका ये हो जाएगा माइनस डेल अल्फा डेल टी बराबर माइनस ग्रेड वी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना, माइनस बीटा और अल्फा भी आपने निकाला है। ठीक है, तो यह वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा ये डेल अपॉन डेल टी, अल्फा की वैल्यू आपने ग्रेड ऑफ लैम्डा कैलकुलेट किया है 0। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो बीटा मिलेगा, बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, करिए कि आपका माइनस प्लस ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब इन बीटा और अल्फा की वैल्यू मिल गई, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ग्रेड लैम्डा। ठीक है, और वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस डेल लैम्डा अपॉन डेल टी। ये जो आपके इक्वेशंस के जो सेट हैं वो आप कहते हैं 5 और 6, यही आपके गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहे जाते हैं। ठीक है, ये 5 और 6 आपका जो होगा, यही आपका गेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अब लॉरेंज गेज कंडीशन और कूलॉम गेज कंडीशन हम प्रूफ नहीं करा है, बस आप याद रख लें। ठीक है, ये अभी आपने जो किया ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन था, जो वी और ए में जो चेंज आया ना उसी को हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब कूलॉम गेज कंडीशन याद रखनी है आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूलॉम गेज कंडीशन, कूलॉम गेज कंडीशन क्या होगी भैया, ध्यान रखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर होगा 0 के, और दूसरा लॉरेंज गेज कंडीशन आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जानते हैं क्या करते हैं आपको, इसमें आपको इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे बताइए लॉरेंज कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं, गेज कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कूलॉम गेज कंडीशन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और लॉरेंज गेज कंडीशन क्या है ये। ठीक है, अब अगर अंडर लॉरेंज कंडीशन में आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके जो होंगे, अगर उनको जब आप लिखते हैं, जो अभी आप पाए थे ना मैक्सवेल इक्वेशंस आपने निकाले थे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल में, तो इक्वेशन नंबर मैक्सवेल इक्वेशन
मैक्सवेल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ V एंड A। क्या हुआ करते थे, V के केस में आपका क्या था, निबला V प्लस डेल अपॉन डेल टी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। यही तो था आपका पहला इक्वेशन नंबर 1, मैक्सवेल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ V एंड A। ठीक है, इसी को अगर आप लॉरेंज कंडीशन का यूज करके लिखेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा, इसको डी एलेम्बिशियन ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। लॉरेंज कंडीशन का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो ये आपका निबला स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक सेकंड, ये लिखा जाएगा V इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यूजिंग अ लॉरेंज कंडीशन। तो अब यहाँ पर ये जो आपका डिफाइन होगा, इसको हम एलेम्बिशियन ऑपरेटर्स कहते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है ये निबला स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हम इसका प्रूफ नहीं करा रहे हैं, बस आप ध्यान रखेंगे इतना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ याद रखना है, बहुत आपको वो नहीं करना कि आपको याद, वो पार्टिकल तो करनी नहीं, बस जो प्रॉब्लम पूछी जाएंगी और आपको करना है। ठीक है, और अगर इक्वेशन नंबर 2 आपका जो है उसको लिखेंगे तो वो आपका लिखा जाता है E इक्वल टू म्यू नॉट J। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि द मैक्सवेल इक्वेशंस यूजिंग अंडर लॉरेंज गेज कंडीशन, तो ये आपके लिखे जाएंगे, याद रखिए। अब आइए कुछ प्रॉब्लम करते हैं कि अगर आपको गिवन है, जैसे हमने कहा था ना कि अगर आपको V और A गिवन होगा तो आपसे E और B पूछे जाएंगे। तो आइए करते हैं, ये प्रॉब्लम जो पूछी गई है CSIR में उसको करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ये पूछी भी गई है CSIR नेट में, एक बार पूछी गई है, तो आपके यहाँ पूछे जाने के चांसेस हैं। in a straight wire, constant I naught is turned on properly when t is equal to 0, then the corresponding retarded potentials are, क्या गिवन है, V आपका गिवन है, V 0 है, और A आपका गिवन है, क्या गिवन है भैया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln CT प्लस रो CT का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R, ये गिवन है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड E एंड B। ठीक है, जैसे हमने आपसे बताया था ना कि अगर आपको V और A आपको गिवन होगा तो आपसे कह देंगे कि आप क्या बता दीजिए, में V और A गिवन होगा तो आपसे E और B पूछ लेंगे। फार्मूला आपके पास नोन ही है, E क्या डिफाइन होगा, डेल्टा V माइनस डेल A अपॉन डेल T। V तो 0 दिया है तो ये तो 0 हो गया। E आपका किसके बराबर होगा, माइनस डेल A अपॉन डेल T। ये देखिए Z कंपोनेंट दिया है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, Z कंपोनेंट है इसका, जब Z कंपोनेंट है
तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा ये, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। इसमें सिर्फ आपको जानते हैं क्या कर, डिफरेंशिएशन आपका चेक करेंगे, वो आपको डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। ये आई नॉट है, सी अपॉन रहेगा कितना, 2 पाई ठीक है। ऐसे अगर आपसे बी कहेंगे तो बी आपका कर्ल ऑफ ए डिफाइन होता है, तो निकाल दे बी। ये तो आपका टी के रिस्पेक्ट में करना है। ये क्या हो, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, माइनस डेल जेड अपॉन डेल टी निकालना है सिर्फ। यहाँ देखेंगे किस कौन सा कंपोनेंट दिया है, जिस कंपोनेंट में दिया होगा उसी के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो बी आपका जो आएगा, बी आपका आएगा म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई सी टी रूट सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो ये प्रॉब्लम पूछी गई है एक बार, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी गई है CSIR के। तो थोड़ा सा आप इसमें अवेयर रहिएगा कि आपसे भी पूछी जा सकती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन आपको आता भी है, कर लेंगे। तो ये तो क्वेश्चन फ्री का है, मतलब कोई टेंशन नहीं होती। मान लीजिए दूसरी केस, v आपका 0 दिया है और a आपको दिया है a नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है e आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी होगा, जो कि v 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, ओमेगा a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया ये तो, ठीक है। ये तो वही हो गया। बी निकालने के लिए कह रहा है, बी आपका कर्ल ऑफ ए, ठीक है। तो आप माइनस क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल आर कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आपका जो हो जाएगा ठीक। तो ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाएंगी आपसे, हम आपको नोट्स में कुछ और लिखेंगे, देख लीजिएगा। अब एक तो इस प्रकार की प्रॉब्लम इससे पूछी जाती है, आपसे बी और ए दे देंगे, आपसे ई और बी पूछ लेंगे। एक प्रॉब्लम आपसे और कहेंगे, इसमें कहते क्या है कि आपको मान लीजिए कि कह देंगे कोई इक्वेशन का सेट दे देंगे और आपसे कहेंगे चेक करिए कि इसके लिए आपका लॉरेंट कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। जैसे अगली प्रॉब्लम देखिए, चेक फॉर लॉन्ग गेज एंड लॉरेंट गेज। लॉरेंट गेज पहली, v इज इक्वल टू 0 दिए हैं और a आपका दिए हैं म्यू नॉट के 4 सी टी माइनस मॉड एक्स का स्क्वायर जेड का फॉर मॉड ऑफ एक्स सी टी, ठीक है। और ये 0 है कब, फॉर, ठीक है। इसके लिए कह रहे हैं कि चेक करिए कूलम्ब गेज और
को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो वैल्यू निकाल लीजिए सोल्यूशन लेके। गेज कंडीशंस याद रख लें क्या क्या है। लॉरेंट कंडीशन कूलम्ब्स है कि A.0, ठीक है। और दूसरी वाली क्या है आपकी, लॉरेंट कंडीशन क्या है, A इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल V अपॉन डेल T। यही तो है। एक सेकंड हम भी थोड़ा सा मिला लें। सही है। ये आपकी दोनों कंडीशंस हैं। अब आप देखें कि इस इक्वेशंस को ये दोनों किसको सेटिस्फाई करेंगे, लॉरेंट केस कंडीशन को कि कूलम्ब्स को। निकालिए। डाइवर्जेंस ऑफ ए तो जीरो है, डेल वी अपॉन डेल टी जीरो हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल दें। डाइवर्जेंस ऑफ ए आपका जीरो आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी भी आपका क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो एक्स के रिस्पेक्ट में है और ये, ठीक है। तो अब दोनों केस को सेटिस्फाई करेगा बोथ, क्योंकि देखो ये तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आपका जीरो हो गया, ठीक है। डेल बी अपॉन डेल टी भी जीरो होगा, तो ये भी आपका जीरो हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर। दोनों केस को आपका करेगा। मान लीजिए कि आपको एक सेट ये दे दे, v आपका जीरो हो, a आपका दिया हो कितना, -1/4πε0 QT R²। इसके लिए आपसे कह रहा है कि आप लॉरेंट कंडीशन और उसको चेक करें। चेक करिए। डेल v अपॉन डेल टी जीरो हो गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आपका जीरो आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको करिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए ये आपका नॉन जीरो आएगा, 1/4πε0 आएगा, ठीक है। नेबुला डॉट तो डायरेक्शन दी हुई है इसकी, ठीक है, R/R²। अब इसका करेंगे तो ये नॉन जीरो टर्म आ रहा है, ठीक है, और आपके कोडिंग जीरो आ रहा है, तो ये कभी नहीं करेगी, ना इधर दोनों को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, ना तो लॉरेंट को ना तो उसको, ठीक है भैया। तो ये आपका टाइम वैरिंग फील्ड का चैप्टर जो है खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक उसमें बचता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये आपकी जितने क्वेश्चन इसमें जितने टाइप्स के पूछे जाते हैं वो सब आपके हो गए। नोट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आपको देंगे, उनको आप देख लीजिएगा। अब जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है इलेक्ट्रो रेडिएशन, ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपको रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसको प्रूफ करेंगे तो एक प्रूफ आपका 8-8, 9-9, 10-10 पन्ने का होता है, 3-3, 4-4 पेज का होगा, तो वो कराना ठीक नहीं। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं पहले समझ लीजिए। आपसे पूछ लेंगे कि अगर कोई आपका चार्ज है तो उसके द्वारा जो रेडिएटेड एनर्जी है, ठीक है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्टेंस के कैसे डिपेंड करेगी, किस प्रकार से डिपेंड करेगी, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सीधा सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। अब अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो आप हम पढ़ेंगे रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी एक्सिस है
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है। तो यहाँ पर कोई चार्ज है जो आपका क्यू चार्ज है, वो जेड के नाम रोटेट कर रहा है। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिपेंड करेगी क्यू ए साइन थीटा अपॉन आर पे। वी आपका जो होगा ये डिपेंड करेगा क्यू ए साइन थीटा अपॉन आर के, ठीक है। आई ये आपका थीटा अपॉन, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P हो और इसकी डिस्टेंस R हो, ठीक है, तो इस पॉइंट P पर आपकी जो E होगी ये 1/r के प्रोपोर्शनल होगी, B जो होगा 1/r पे, I आपकी 1/r। इसी पे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। इस पॉइंट पर आपकी जो फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो ध्यान रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के, और अगर इंटेंसिटी होगी तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, R स्क्वायर की, ठीक है। टोटल पावर जो रेडिएट होगा P वो बराबर आपका होगा क्लोज इंटीग्रेशन यस डी, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आएगी आप सीधा याद रख लें, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 6 पाई सी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर कोई चार्ज है वो मूविंग कंडीशन पर है, उसके जो टोटल पावर रेडिएट होगा वो इतना, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कोई डाइपोल है, पावर रेडिएटेड बाय, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत वो नहीं है, ठीक है। पावर रेडिएटेड बाय डाइपोल आपका क्या हो जाएगा, P ये आपका बराबर होगा म्यू नॉट P नॉट का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 12 पाई सी, ठीक है। यहाँ पे P नॉट आपका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई डाइपोल है और वो रेडिएट कर रहा है तो इतना पावर रेडिएट करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, पावर रेडिएटेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल, किसी भी मैग्नेटिक ये और मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये आपका बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एम नॉट का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन 12 पाई सी का क्यूब, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी सोर्स होगा, ऑर्डिनरी आर्बिट्ररी सोर्स, अगर आपको कहा जाए आर्बिट्ररी सोर्स है तो उसका रेडिएटेड पावर जो आपका होगा वो म्यू नॉट पी डबल डॉट 6 पाई सी, ठीक है। पी डबल डॉट आपका डाइपोल मोमेंट्स होगा, ठीक है। इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है, याद रख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है भैया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपका खत्म हो गया। अब देखिए, अब बहुत सारे टॉपिक अप्रॉक्सली हमने कवर कर दिए हैं, लगभग लगभग आपका सब कवर है, ठीक है। आपको बहुत फंसना नहीं है, आप सिर्फ जितना पढ़ाया गया है नोट्स पढ़ लेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई है वो कर लेंगे। किसी एक दिन बीच में हम देखेंगे, आपको एक सेशन हम रख लेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमने आपसे वादा किया है कि हम रखेंगे उसको, तो वो हम रखेंगे अभी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा
तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टोटल खत्म हो गई भैया, ये आखिरी लेक्चर था हमारा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको होता है तो हमारे चैनल के ऑफिशियल जो वेबसाइट है या ऑफिशियल जो ईमेल है उस पर आप डायरेक्टली मेल करके अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना आपको पढ़ाया गया है इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में, यहाँ से टोटल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगले अब नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो ऑप्टिक्स और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होगा, वो दोनों हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।